दोस्तों जब हम वेरिकोसील की सर्जरी करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर ये वेन्स जो आप बांध देते हैं, इनको काट देते हैं, इनका होता क्या है आखिरकार, और ये सर्जरी कराने से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि खून जो है वो टेस्टिस से बाहर जाना ही रुक जाएगा और हमारी टेस्टिस खराब हो जाएगी। तो बहुत ही जेन्युइन सवाल है दोस्तों। तो आज डिटेल में समझते हैं ये वेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके अंदर कैसे रिकरेंस होता है, इनको अगर हम बांध देते तो ब्लड कहाँ से जाता है, और रियल रिकरेंस और जो नकली रिकरेंस है या फॉल्स रिकरेंस है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम एज ए यूरोलॉजिस्ट, है ना। तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम्स है। वेरिकोसील सर्जरी में जाते समय ये क्वेश्चन सामने आते हैं और कई बार कराने के बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो सिस्टम ऑफ वेन्स है, यानी जो हमारे टेस्टिस से ब्लड को ऊपर लेके आ रही है जो वेन्स हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो है इंटरनल क्रीमास्ट्रिक वेन्स या इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स, और दूसरी होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स, यानी स्पर्मेटिक फेशिया के बाहर का एरिया जो है उसकी ड्रेनेज थोड़ी अलग होती है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में छपा हुआ एक डायग्राम है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो है दो अलग तरह की वेन्स यहाँ चल रही हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि टेस्टिस की जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां पे भी कुछ वेन्स दिख रही हैं इस डायग्राम में, और ये आपकी गुबरनैक्युलर वेन्स हैं। तो आमतौर पे जब हम वेरिकोसील सर्जरी करते हैं तो हम उन वेन्स को डिसेक्ट करते हैं और उन वेन्स को बांधते हैं और काटते हैं जो कि टेस्टिकुलर आर्टरी के आसपास की वेन्स है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि यही वेन्स जो हैं वो टेस्टिकुलर आर्टरी के आसपास का तापमान बढ़ाती हैं और टॉक्सिन्स को वहाँ एक्यूमुलेट करती हैं, और उसी से सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज कम हो जाता है, या स्पर्म्स जो है उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर वहाँ दर्द होने लगता है। जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स है उसका इस आर्टरी के साथ बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। इनफैक्ट ये कई लेयर्स के बाद दिखती है, यानी कि अगर टेस्टिकुलर आर्टरी यहाँ है तो उसके बाहर एक लेयर होगी, फिर एक और लेयर होगी, फिर एक और लेयर होगी, फिर जाके ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स होती हैं। तो ये अगर बड़ी भी है तो इससे कोई इम्पैक्ट देखा गया रिसर्चेस में कि इससे स्पर्म पे या और भी किस तरह से नहीं पड़ता है। तो आमतौर पे जब हम करते हैं लाइगेशन, यानी जब हम इन वेन्स को बांधते हैं और काटते हैं, तो हम ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स जो हैं इनको टच नहीं करते। बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो पूरे टेस्टिस को बाहर निकाल के फिर गुबरनैक्युलर वेन को, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन को भी बांधते हैं, जिसमें कंजेशन के और पोस्ट वेरिकोसील रिपेयर पेन के चांसेस मेरे तजुर्बे में थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए हम सिर्फ इंटरनल स्पर्मेटिक सिस्टम को बांधते हैं, और इसके बंधने के बाद क्या होगा कि ब्लड जो है इधर से जाना बंद हो जाएगा, जो टेस्टिकुलर आर्टरी के आसपास वेन्स हैं उनसे ब्लड जाना बंद हो जाएगा, और सारा ब्लड जो है रूट हो जाएगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स के थ्रू या स्क्रोटल स्किन की वेन्स के थ्रू। इसमें क्रीमास्ट्रिक वेन्स भी होती हैं जो स्क्रोटम की स्किन, यानी कि हमारे जो गोलियों के बाहर जो स्किन हैं उनके थ्रू भी ब्लड जाने लगता है। इसलिए काफी बार पेशेंट्स जो है वो सर्जरी के बाद कहते हैं कि सर पहले ये नसें बाहर की इतनी बड़ी नहीं थी, ये सर्जरी के बाद बड़ी हुई हैं। या कई लोगों को लगता है गोलियों के नीचे जो गुच्छा है वो बाद में बड़ा हुआ है। तो समझने की बात ये कि ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं। ये हाथ की नसें बहुत कॉमनली जो मस्कुलर पुरुष हैं उनके अंदर दिखती हैं वेन्स बड़ी बड़ी, है ना। लिंग के ऊपर की स्किन पे बड़ी बड़ी वेन्स दिखती हैं, सब नॉर्मल होती हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं होता है इनका बड़ा होना या इनका टॉर्चस होना। लेकिन ये सिर्फ जब टेस्टिकुलर आर्टरी के आसपास की वेन्स जब डैमेज हो जाती हैं, जब वो ब्लड को पूरी तरह नहीं ले जा पा रही, तभी ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पेशेंट्स देखते हैं। तो एक तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो हम सिस्टम करते हैं इसको बांधने का, इससे ब्लड वहां रुकता नहीं है, ये ब्लड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स के थ्रू जाता है। दूसरी बात, कई बार अगर आपको ऑपरेशन के बाद अगर दिखता है कि ये वेन्स बाहर की स्किन की बड़ी दिख रही हैं, तो इसका मतलब रिकरेंस नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स है वो इफेक्टिवली बंद हो चुकी हैं और वो बाहर से ब्लड रूट होके जा रहा है। और तीसरी बात कई बार होती है कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जब वो देखते हैं ऑपरेशन के बाद, तो काफी बार वो इस एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन को देख के ही रिकरेंस रिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है रेडियोलॉजिस्ट का समझना कि जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स हैं जो फेशिया के अंदर हैं उनको ही मार्क करना है रेडियोलॉजी के एग्जामिनेशन के समय, ना कि हम एक्सटर्नल स्पर्मेटिक को एज अ वेरिकोसील बता के रिपोर्ट करके पेशेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें या दुविधा में डालें। तो इन सब कुछ बातों का जो ध्यान रखते हुए हम इस वेनस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे, और कहीं भी कोई डाउट्स होंगी तो आप जरूर एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, क्योंकि पर्सनली मिलके जब आपको डॉक्टर अच्छे से समय देके समझाते हैं और जब पूरा डायग्राम समझाते हैं, जब आपको बताते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस पेशेंट्स को मिलता है किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को किसी को सबमिट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स डर तो लगता है कि जब हम ऑपरेशन में जाते हैं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक वाइज डिसीजन लेके जब आप ढंग से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक था, और अगर कोई और क्वेश्चन हो आपके तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।